स्टार्ट। हेलो। हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज से हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का। रिवीजन में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बेटा, 4.5 महीने से 5 महीने तक का टाइम है मेरे पास सिलेबस पूरा करने का। वैसे मैंने अपने दिमाग में एक टारगेट ले रखा है 15 टू 28 के बीच में किसी भी दिन खत्म कर दूंगा। ठीक है जी, 6 महीने लगाकर हमने सारा सिलेबस पढ़ा है। अब बेटा 4.5 महीने लगाकर सारा रिवाइज करना है, और जितना बड़ा सिर्फ उतना रिवाइज नहीं करना, बहुत कुछ ऐड होने वाला है बेटा इसमें। ऐड क्या होने वाला है थोड़ा सा ये बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले शुरुआत में, आज पहले लेक्चर में पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा रोज लाइव आऊं। दूसरी बात बेटा, ये ना अरिहंत के ना पास्ट ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है बेसिकली। देखो, अगर मैं आपके सामने पिछले 15 सालों के पेपर रख दूं तो मोस्ट ऑफ द बच्चे सोचेंगे कि जब तक पूरा सिलेबस नहीं होता मैं कैसे अटेम्प्ट करूं उसको, है ना। ये सोच खत्म हो जाती है जब आप अरिहंत के सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। मान लो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ही सेपरेटली क्वेश्चन कर सकता हूँ। मैंने कोई चैप्टर पढ़ा मनी, अभी बैंकिंग नहीं पढ़ा, मनी पढ़ लिया, मतलब ये भी नहीं है कि यूनिट खत्म करनी जरूरी है, तो मनी के ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन। और बेटा अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन 2010 से लेकर 24 तक है, यानी कि पिछले 15 साल। और मेरा मानना है ये बेटा पिछले 15 साल के आप सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर कर लो, और आपको करंट ईयर का पेपर ना आता हो, अरे वो तो छोड़ दो, करंट ईयर में एक क्वेश्चन ना आता हो, मैं वो भी नहीं मानूंगा। एक सिंगल क्वेश्चन आता हो तुम्हें, 80 में से 80 नंबर का पेपर आता होगा बेटा, अगर ये कर लिया। और है ही कितना सा, दिन में 2 पेज भी करोगे तो भी हो जाएगा खत्म। बस इतना ही बड़ा है ये। ठीक है जी, क्या सिर्फ यही करना है? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं सोचता कि सिर्फ यही करना है। मैंने और सैंपल पेपर अभी देखे, कुछ को रिजेक्ट करके आया हूँ, कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है जी, मेरा ऑसवाल कराने का तो मूड है, वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं था। 1-2 दिन लगेंगे उसको आने में, तो मैं बता दूंगा कि और क्या करेंगे। ठीक है जी। टुगेदर विद मैंने देखा, टुगेदर विद मेरा कराने का मूड नहीं है, उससे अच्छा ये है। ठीक है जी, अब मैं एक ऑसवाल की तलाश में हूँ। ऐसे में और मास्टरमाइंड 1-2 और देखे मैंने, अभी मेरा मन और कहीं टिका नहीं इसके अलावा। तो बेटा बता दूंगा कैसे करना है। रही बात आप सबकी, क्या आप सबको सब खरीदना है? बेटा, 2 बच्चे मिलकर एक खरीद लो। मतलब कहने का मतलब है कि जिसके साथ भी आपकी ट्यूनिंग बैठती है उसके साथ मिलकर एक सैंपल पेपर 2 बच्चे खरीद लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैं भी ऑसवाल खरीदवाऊं। ठीक है ना, वो भी दोनों बच्चे वही मिलकर खरीद लेना, एक अपने घर चैप्टर वाइज रख लेना, एक ऑसवाल रख लेना, जब पढ़ लो तो स्विच कर लेना। ठीक है जी, अपनी कोई कमीशन तो है नहीं कि सारे ही खरीदवाने हैं, पर्टिकुलर दुकान से ही खरीदवाने हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं भाई। जहां कॉस्ट बच सकती है वहां बचाओ, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है जी। और बेटा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना सर, कहना ना पड़े, टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है, ये कहना नहीं पढ़ने का बेटा, और चाहिए भी नहीं कहना। ठीक है जी। अब इसके बाद कोई और मौका है क्या? सर इसके बाद कोई मौका नहीं, ये गया तो गया। ठीक है जी, अब जो चैप्टर जाता रहेगा वो जाता ही रहेगा। इसलिए से बेटा थोड़ा सा इन क्लासेस को सीरियस लेकर बाकी सारी चीजों को ना अब थोड़ा सा प्रायोरिटी से हटा दो। ये बैच ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और रोज कोशिश करेंगे बेटा 3:05 से लेकर 3:40 तक इस 35 मिनट में पढ़ने की, 100% पढ़ने की।
ठीक है जी। अब पहले के कंपैरिजन में टाइम कम लगेगा भी, जायज भी है। जैसे कि आईडी के नोट्स अब नहीं बनाने, मैक्रो के जिन्होंने बना रखे हैं उनको वो भी नहीं बनाने, जिनको जरूरत लगेगी वो बना लेना। ठीक है जी। लेकिन आईडी के नोट्स के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा कि मैं नोट्स लिखवाने लग रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई न्यू ज्वाइनिंग भी होती है तो बेटा वो अपने आप कॉपी करेगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं कि मैं नोट्स लिखवाने में टाइम खराब। ठीक है बेटा। और पढ़ने में सीक्वेंस हम क्या रखेंगे, मेरे दिमाग में ये है बेटा, जैसे एक दो चैप्टर मैंने अगर मैक्रो से कर लिए तो एक आध चैप्टर में चाहता हूं मैं आईडी का भी बीच में खींचता रहा। क्योंकि क्या होता है, आफ्टर ऑल आईडी देखो सच मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, इतनी नॉलेज तुम्हें मिल रही है हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिल्कुल खींचनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़नी चाहिए। पर कहीं ना कहीं बेटा ये फील होता है कि बच्चा ना बोर होने लगता है लगातार आईडी पढ़ पढ़ के। अगर 2-2.5 महीने भी सिलेबस चला आईडी का तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। तो हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे कि अब लगातार वाला सिस्टम हो। ठीक है जी। मैं ना वैसे मेन बैच में भी यही चाहता हूँ कि कभी कोई लगातार वाला सिस्टम ना हो। होता क्या, मैक्रो में बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि लगभग हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है। जब मैक्रो खत्म हो जाती है ना, आईडी तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है जी, एक चैप्टर थ्योरी पढ़, दूसरा पढ़, 8-9 चैप्टर पढ़ने, बच्चा एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट होने लगता है। अब मैं चाहता तो ये वहां पर भी यही था कि मैक्रो की 1 यूनिट करा दूं और उसके बाद आईडी के 2 चैप्टर करा दूं, फिर इधर से 1 यूनिट करा दूं, फिर 2 चैप्टर करा दूं। पर भाई टीचर्स को भी बर्दाश्त नहीं है। अब उनको क्या होता है जी, अप्रैल में जून है जी, 1 जुलाई को पेपर लेंगे जी, हम पूरी मैक्रो आएगी। अगर मैं वहां ये सोचूं तो मैक्रो पूरी नहीं होती। इस वजह से बेटा ये थोड़ा बहुत सीक्वेंस जो मैं फॉलो कर लेता हूँ ना टीचर्स का, तो इसलिए है कि आपके पीरियोडिक वगैरह खराब ना। ठीक है जी। रही बात जिन्होंने हाफ ईयरली पेपर अब दे दिए हैं, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कितना हमने पढ़ रखा है, क्या हमारी परफॉर्मेंस का लेवल है। अभी भाई बहुत दूर जाना है। ठीक है जी। और बेटा अगर ये लाइफ चेंजिंग बैच नहीं हुआ ना, फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर फायदा नहीं था, ज्वाइन करने का ही फायदा नहीं था। ठीक है जी। इट शुड बी लाइफ चेंजिंग। इतनी मेहनत करो कि यार दिखे कि मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया मेन बैच से लेकर रिवीजन बैच। ठीक है जी। और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्लेस्ड हो जाओ। ठीक है। लगता है सीबीएसई के रिजल्ट की कोई अहमियत नहीं है बेटा, सीबीएसई के रिजल्ट के बेसिस पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। ठीक है। बाकी तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर कराना है। ठीक है जी। यूनिट का नाम है नेशनल इनकम, और बेटा चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक बात बताओ, किसने मुझसे ये नहीं पढ़ा हुआ? हम्म? चलो जी प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर को। बेटा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा यूनिट नंबर 1 है ये हमारे पास, नेशनल इनकम। यूनिट का नाम नेशनल इनकम है, चैप्टर का नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। बेटा अभी एक ट्रेंड है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ना पिछले 5 सालों में एवरेजली हर साल 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है जी। वो कुछ भी हो, अगर किसी को टॉपिक याद है तो बेटा स्टॉक वर्सेस फ्लो, चाहे वो टॉपिक, चाहे बेटा वो टॉपिक सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी,
चाहे बेटा वो रियल फ्लो मनी फ्लो, चाहे बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन हो, चाहे कोई एमसीक्यू, पर एवरेजली ये चैप्टर 3 नंबर का आ रहा है और कोशिश करेंगे पूरे 3 कैप्चर करेंगे। यार मैक्रो इकोनॉमिक्स में नंबर गंवाने जैसी कोई चीज मतलब समझ में भी नहीं आती मुझे तो। ठीक है जी, मैं सोच भी नहीं सकता कि इसमें नंबर जाएगा। ये 40 में से 40 नंबर है बेटा, इसको तो लूट लेना। ठीक है जी, चलो जी बेटा स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। सबसे पहली बात बेटा, किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी इकोनॉमी में बेटा 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। वन इज हाउस होल्ड, अदर वन इज फर्म, अदर वन इज गवर्नमेंट, एंड द लास्ट वन इज फॉरेन सेक्टर। बेटा किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। याद है? याद आना शुरू हो जाएगा, कोई टेंशन। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फर्म सेक्टर को दी गई है। बेटा चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, हम डेली लाइफ में देखते हैं अपनी कि बेटा एक हाउस होल्ड गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, पर इकोनॉमिक्स ना बेटा बहुत ज्यादा रियलिटी से दूर है। इतनी अजम्पशंस पर बेस्ड है बेटा कि आपको परेशानी लगेगी हमेशा। ठीक है जी, आप रियल लाइफ में कुछ और देखोगे, आपको लगेगा यार पढ़ा कुछ और है। बस थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पर लिंक कर देता हूँ कि ना मनीष कालरा कोई सर्विसेज नहीं दे सकता, आप ये समझ लो। ये जो सर्विसेज आपको दी जा रही है ये सक्सेस मंत्रा दे रही है। यानी कि बेटा कोई भी इंडिविजुअल की जिम्मेदारी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने की नहीं है। ऐसा मानते हैं हम इकोनॉमिक्स में कोई हाउस होल्ड नहीं गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सकता। हाँ, क्या कौन कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस? सिर्फ और सिर्फ फर्म। और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हैं, जो बेसिक फैक्टर इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, इट इज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड ओनली। बेटा कोई भी फर्म है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेती है, जिन्हें हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं, कुछ लोग फैक्टर इनपुट भी बोलते हैं, कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। बेटा ये 4 हैं। अगर 11th पास हो तो नाम पता होंगे। बाबू क्या है नाम, आप ही बता दो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बेटा इनके बिना कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस हो सकता, कोई सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस हो सकती एज पर इकोनॉमिक्स। ये चारों चीजें रिक्वायर्ड है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए चारों चीजों की जरूरत है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये प्रोवाइड कौन करता है? बेटा ये हमेशा हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सक्सेस मंत्रा को लैंड किसने दी? मनीष कालरा ने दी। लेबर किसने दी? हम दोनों ने मिलकर दी, आकाश भाई और मनीष दोनों ने मिलकर सर्विसेज दी। कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट करी? वो भी इंडिविजुअल में ही। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो भी इंडिविजुअल में ही। तो बेटा किसी भी फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये हमेशा कौन देता है बेटा? हमेशा हाउस होल्ड्स देते हैं, हमेशा इंडिविजुअल्स देते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इनको बेटा रिटर्न में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। हर कोई किसके लिए काम करता है? पैसों के लिए काम करता है, इनको रिटर्न में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। बेटा लैंड को क्या मिलेगा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है जी, 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो पहला टॉपिक भी बेटा यही है। जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में कराया वो कोई पहला टॉपिक नहीं है, वो बेटा आपके बेसिक्स हैं। उसके बिना पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेस्ट है, इस वजह से मैंने वो एक बार फिर से क्लियर कर दिया। ठीक है जी, पहला टॉपिक यही है। आप लिखेंगे नहीं,
नोट सबके पास होंगे, जिनके पास नहीं है वो घर से कॉपी पेस्ट कर देंगे। और वो मीनिंग बहुत लंबा चौड़ा दिख सकता है, 4-5 लाइन का मीनिंग है, पर बेटा इसको क्लियर करने के लिए ना हम एक डायग्राम सा बनाते हैं, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले मैं वो डायग्राम बना लूं, या आप कहो तो आपके साथ साथ ही डिस्कस कर देते हैं। चलो खैर आपके साथ साथ ही डिस्कस कर देंगे, बस मैं थोड़ी सी बात लिख दूं। लो पुत्र, सामने देखना चाहिए बेटा। टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब क्या है सर्कुलर फ्लो से? बेटा कहता है इकोनॉमी में ना इनकम फिक्स्ड है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो टोटल इंडियन इकोनॉमी में 17 लाख करोड़ रुपए थे डीमोनेटाइजेशन तक। डीमोनेटाइजेशन पे स्टैट सामने आया था जब पुराने 500 और 1000 के नोट बैन हुए थे। बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है ये 17 लाख करोड़ रुपए ना बस एक साइकिल में घूमते रहते हैं, कोई रास्ता ही नहीं है इनके पास। कहते हैं साइकिल में ना घूमते रहेंगे हमेशा। अच्छा जी, कैसे समझते हैं बेटा? फर्म ने क्या किया, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेकर, जो चार है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उनकी हेल्प लेकर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, और जैसे ही प्रोड्यूस करे वैसे ही बेच दी। क्या इनकम जनरेट हुई? जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे क्या इनकम जनरेट हुई? बेटा इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, कुछ लोग बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम फेज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा ये जो मैंने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा ये कोई बुक नहीं लिखती, एक भी ऑथर नहीं लिखता, ये मैं जानबूझ के लिखता हूं ताकि पता रहे पैसा इस टाइम पर किसकी जेब में। बेटा जब फर्म ने वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे तो पैसा किसकी जेब में आया? फर्म की जेब में आया। अब फर्म ने सोचा भाई मैंने भी तो किसी की हेल्प लेकर ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, उसको भी तो उसका हिस्सा देना है, तो उसको उसका हिस्सा दे देते हैं। बेटा किसकी हेल्प लेकर प्रोड्यूस किए जाते हैं ये? हाउस होल्ड की हेल्प लेकर। हाउस होल्ड ने तो प्रोवाइड की थी चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
तो सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो क्या किया फर्म ने, फैक्टर पेमेंट्स बांटनी शुरू करी। बेटा जब आपने फैक्टर पेमेंट बांटनी शुरू करी, कुछ लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेस या इनकम फेस। बेटा पैसा किसको मिलेगा, जिसने ये प्रोवाइड किया था, हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया था, तो पैसा किसकी जेब में आ गया, हाउस होल्ड की जेब में आ गया। यानी कि पैसा जनरेट किसने किया, फर्म ने किया। जब बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही पैसा बांटा, तो हाउस होल्ड ने, क्योंकि वो प्रोवाइड करे थे, हाउस होल्ड की जेब में पैसा। अब हाउस होल्ड जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाएंगे पिएंगे। हाउस होल्ड कौन था मेरे एग्जांपल में, मैं था, आकाश भाई थे, हम दोनों ही हाउस होल्ड थे। भाई जिंदा रहना, कुछ खाना पीना पड़ेगा, कुछ पहनना पड़ेगा, किसी अच्छे से मकान में रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल एक बात बताओ बेटा, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता है। बेटा अगर मैं बाहर से कुछ खाने का सामान खरीद रहा हूँ, चाहे आटा खरीद रहा हूँ, चाहे चीनी खरीद रहा हूँ, चाहे मिल्क खरीद रहा हूँ, बिस्किट खरीद रहा हूँ, नमकीन खरीद रहा हूँ, पहनने के लिए कपड़े, चलाने के लिए व्हीकल खरीद रहा हूँ, रहने के लिए घर बनाने के लिए ईंटें खरीद रहा हूँ, कुछ भी खरीद रहा हूँ, कौन प्रोवाइड करेगा। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, फर्म को। यानी कि बेटा हाउस होल्ड जैसे ही कोई भी सामान खरीदेगा, वो सामान किसने बनाया होगा इकोनॉमी में, फर्म ने ही बनाया होगा। अल्टीमेटली बेटा पैसा फिर फर्म के पास पहुंच जाए। इस थर्ड फेज को बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। दैट मींस इनकम एक्सपेंड हो रही है, खर्च हो रही है, या कुछ लोग इसको एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं। यानी कि पैसा चलता फर्म के पास से है, पहुंचता हाउस होल्ड के पास से है। जैसे वो कोई भी सामान खरीदते हैं, वो प्रोड्यूस फर्म ने किया होता है, फिर पैसा फर्म के पास पहुंचता है। फर्म इस पैसे को फिर प्रोडक्शन में लगाती है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है, फिर इसकी जेब में पैसा आता है, फिर फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट करती है, फिर फैक्टर सर्विसेज गुड्स खरीदते हैं फर्म के प्रोड्यूस किए हुए, और ये साइकिल कभी नहीं रुकता। यानी कि पैसा चलता हमेशा यहाँ से और पहुंचता फिर यही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा रही बात मीनिंग की, जो 5-6 लाइन का लंबा चौड़ा मीनिंग लिखा गया, सर अगर ये डायग्राम दिमाग में है ना, तो 5-6 लाइन का मीनिंग कोई अर्थ नहीं रखता, आपको परेशान नहीं कर सकता। ठीक है जी, डायग्राम दिमाग में रखेंगे और वहां से मीनिंग पढ़ेंगे। बेटा क्या लिखा मैंने, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले बेटा इनकम जनरेट हुई एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहता है उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। कहता है and finally its circulation from the household to the firm in the form of consumption expenditure produced by the firm। समझ में आ रही बात बेटा, इनकम जनरेट होती है सबसे पहले सर्कुलर फ्लो में, देन बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ती है, देन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। बेटा जिंदा रहना, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पड़ेंगे, करना पड़ेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस पे करोगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। और वो किसने प्रोड्यूस करे होते हैं, आफ्टर ऑल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ओनली। यानी कि पैसा चलेगा यहीं, घूम फिर के पहुंचेगा यहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। ये है पहला सिंपल सा टॉपिक, आई होप क्लियर है। ठीक है जी बेटा, मैंने ना ये हिसाब लगाया अंदाजा तो एक दिन में कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें हम 3 पेज से ज्यादा रिवाइज करेंगे एवरेजली, इतनी है बस इको। और अगर हम एक दिन में 3 पेज घर जाकर नहीं पढ़ सकते ना, तो बस फिर तो बेकार है पढ़ना। ठीक है जी, मैं मेन बैच में कभी नहीं कहता था घर टाइम दो, पर मैं हमेशा कह रहा हूँ बेटा घर टाइम चाहिए आपका इसको। ठीक है जी, कंसेप्ट आपके तब भी क्लियर थे, कंसेप्ट अभी भी क्लियर रहेंगे, लेकिन जो याद करने वाला पोर्शन है वो आपने ही करना है, इसके बिना नंबर नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम एक डिफरेंस शुरू कर रहे हैं, स्टॉक वेरिएबल वर्सेस फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल्स वर्सेस फ्लो वेरिएबल्स। बेटा क्या होते हैं स्टॉक और क्या होते हैं फ्लो। बेटा स्टॉक वो वेरिएबल हैं which are measured at a particular point of time।
फ्लो बेटा वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बाबू सबसे पहले आराम से कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। ये बार बार रिपीट होगा, बहुत सारी जगह रिपीट होगा, ठीक है। नाम जरूर स्टॉक फ्लो नहीं लिखा होता। जैसे कि जब हम काफी दिनों के बाद जाकर, शायद 2 महीने के बाद जाकर एक चैप्टर पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, तो बेटा मनी सप्लाई की डेफिनेशन आती है। उसमें भी आता है बेटा मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और वहां मैं अगर बोल देता हूँ ना कि स्टॉक कंसेप्ट है, तब तक भी बच्चे के दिमाग से उड़ चुका होता है, पूछते हैं ये क्या था। तो बाबू अब एक बार अच्छे से समझ लेना बेटा, स्टॉक क्या होते हैं बेटा, वो वेरिएबल्स जिनको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उन्हें हम बोलते हैं स्टॉक। और बेटा फ्लो वो वेरिएबल है जिनको मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सिंपल सी बात बोलूं तो बेटा फ्लो में टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व होता है, जबकि बेटा स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं होता। मैं टाइम डायमेंशन लिखूंगा जरूर, काट लो जी। मुझे लगता है बेटा अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है। अकाउंट्स वाले बच्चों को अगर मुझे स्टॉक और फ्लो समझाना हो तो इससे आसान कोई चीज नहीं है। कैसे समझाया जा सकता है बेटा, आप याद करो 11th क्लास में छोटे छोटे बच्चे थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, या आज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करते हो। बेटा एक बात लिखा करते थे हम ब्रैकेट में, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू नेक्स्ट 31 ऐसे ही लिखते हैं। और बेटा बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन, ऐसे ही लिखते हैं। इतना तो सीखा ही होगा 11th में हम थे तो, ठीक है जी। और 12th में भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नीचे सेम स्टेटमेंट लिखी जाती है, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग ऑन 31 अब बेटा इन दोनों से स्टॉक और फ्लो कैसे क्लियर हो सकता है। देखो बेटा, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट है, मतलब समझते हो इस बात का कि ये जितनी भी लाइबिलिटीज इस बैलेंस शीट में लिखी हैं, जितनी भी एसेट्स इस बैलेंस शीट में लिखी हैं, ये कब की हैं, 31 मार्च के दिन। यानी कि अगर यहाँ डेटर लिखे हैं तो इससे क्या पता लगता है कि 31 मार्च को मैंने डेटर से कितना पैसा लिया। अगर यहाँ पर बैंक लोन लिखा है तो इससे पता लगता है कि 31 मार्च को बैंक का कितना पैसा देना। अगर यहाँ क्रेडिटर्स लिखे हैं तो इससे पता लगता है कि 31 मार्च को क्रेडिटर को कितने पैसे देने। 31 मार्च के दिन क्या बेटा बैलेंस शीट में दी गई हर आइटम मेजर हो रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेजर हो रही है 31 मार्च को पर्टिकुलर टाइम पर। लेकिन बेटा अगर मैं फ्लो की बात करूं, इधर देखना प्लीज, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में आप यहां लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पहली आइटम लिखते थे बाय नेट सेल्स, मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न। मतलब क्या होता है इसका, 31 मार्च के दिन से, 31 मार्च के दिन से क्या मतलब होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की सेल कितनी है बेटा, विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये दिख रहा है, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहा हूं और यहाँ पर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहा हूं। बेटा मोटी मोटी बात बोलूं विद सम एक्सेप्शन, जितनी आइटम बैलेंस शीट में दी होती हैं सब स्टॉक कंसेप्ट है, और जितनी आइटम ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में दी होती है, मोटी मोटी बात है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ये सब फ्लो है। सर फ्लो में कहता है देयर इज अ टाइम डायमेंशन। आप ये देखो, ये टाइम इन्वॉल्व नहीं है 1 साल का, चाहे टाइम 1 दिन का हो, चाहे टाइम 1 घंटे का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे साल भर का हो, कोई ना कोई टाइम जरूर इन्वॉल्व रहेगा फ्लो में। स्टॉक स्टॉक मौका नहीं देता, 31 मार्च को रात को 8 बजे भी कहा जा सकता है स्टॉक कितना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में, समझ में आ रही है बात कि स्टॉक वेरिएबल में टाइम इन्वॉल्व नहीं होता।
एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर चीजें मेजर की जाती। और बेटा फ्लो में बेटा टाइम अवेलेबल होता है, चाहे वो एक हफ्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो फोर्टनाइट बेसिस क्यों ना हो, एक महीना क्यों ना हो, 3 महीने, 6 महीने, साल भर क्यों ना हो, कोई ना कोई टाइम पक्का इन्वॉल्व रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बेटा। एक बात और समझने की कोशिश करना, एक्सेप्शन में बाद में डिस्कस करता हूं, पहले बातें डिस्कस करते हैं। अगर बैलेंस शीट में एक टर्म लिखी हुई है कैपिटल, बैलेंस शीट की सारी आइटम क्या है, स्टॉक। अगर बेटा कल को आपसे पूछे कैपिटल स्टॉक है या फ्लो है, तो क्या लिखोगे, स्टॉक है, ठीक है बेटा। अगर मैं पूछूं प्रॉफिट बताना, चलो सामने ही देख लो, प्रॉफिट स्टॉक है फ्लो है, फ्लो, क्योंकि बेटा प्रॉफिट यहां से कैलकुलेट होगा, इधर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट यहीं से तो कैलकुलेट होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। सेविंग्स, प्रॉफिट और सेविंग्स में कोई अंतर ही नहीं है बेटा, यहीं पर आएगा, ठीक है जी। मैं बोलूं लॉस, अगर प्रॉफिट ही आएगा तो लॉस भी यहीं आएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अब मैं बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं बेटा नेशनल इनकम, फटाफट से बताओ, इट इज स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल, स्टॉक और फ्लो, फ्लो, फ्लो क्यों बेटा, प्रॉफिट हो, सेविंग्स हो, इनकम हो, ये सब इस अकाउंट से कैलकुलेट हो रहा है, एक जैसी तो टर्म है ये तीनों। अगर बेटा इनकम फ्लो है तो नेशनल इनकम में फर्क क्या है, बस वो देश की इनकम होगी, समझ में आ रही है बात। यानी कि नेशनल इनकम हमेशा ही फ्लो वेरिएबल है। सेम वे मैं अगर आपसे पूछूं नेशनल वेल्थ, तो ये स्टॉक वेरिएबल है, फ्लो। वेल्थ का मतलब समझते हो, वेल्थ सिंपली मींस कैपिटल। बेटा अगर कैपिटल स्टॉक है तो नेशनल कैपिटल मतलब नेशनल वेल्थ में क्या फर्क पड़ गया, कुछ भी नहीं बेटा। नेशनल वेल्थ भी क्या चीज है, ये भी क्या है, स्टॉक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, दोनों बातें समझ में आई, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ। थोड़ा थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करें, जीडीपी, ये क्या है, फ्लोर स्टॉक। चलो अच्छा हैंड रेस करो, कितने बच्चे कहते हैं फ्लो, याद ही नहीं आने बात हो तो। सानी कहाँ है भाई, स्टॉक में, स्टॉक में कौन कौन है, वो फ्लो है, जीडीपी। ये फुल फॉर्म क्या है वैसे, शुक्र, फुल फॉर्म तो होता है, पर अगर डिफाइन करना हो, आपको पता है मैं जीडीपी को कैसे डिफाइन करता था, याद हो तो बेटा, किसी भी देश का प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मिलके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल में एक इकोनॉमी में, वो जीडीपी होता है उस देश का। यार एक साल में टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व है टाइम, तो बाबू क्या होना चाहिए आप खुद बताओ, फ्लो होना चाहिए। अभी मनी सप्लाई की तो मैं बात ही कर चुका हूँ, मनी सप्लाई स्टॉक वेरिएबल है, ये ना जब डेफिनेशन मनी चैप्टर पढ़ोगे तो आप मनी सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ोगे, वहां पर पढ़ोगे। जिनको याद है उनके लिए एक बात और बोल देता हूँ, मनी सप्लाई अगर याद कराना हो M1 M2 M3 M4, 1977 में आरबीआई ने दिए थे पहली बार, कुछ तो याद आ ही रहा होगा यार, ठीक है बेटा। एक बात और सुनो, एक ना बात बोली जाती है कि स्टॉक क्या है बेटा, स्टैटिक कंसेप्ट, स्टैटिक मतलब सेम रहता है, फिक्स हो जाता है, जबकि फ्लो क्या है, डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक मतलब इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, अगर मैं कहूं बेटा नंबर ऑफ हाउसेस इन इंडिया और कोई पर्टिकुलर डेट दे दो ऑन 31 मार्च 2024, प्लीज सामने देखना, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ हाउसेस इन इंडिया ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 के दिन इंडिया में कितने घर हैं बेटा, क्या कोई टाइम पीरियड इन्वॉल्व है,
मैं तो कह रहा हूँ 31 मार्च, बस 31 मार्च को ही बता दो, 31 मार्च 24 को इंडिया में कितने घर है। कोई टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व तो नहीं है, स्टॉक कंसेप्ट है बेटा। अच्छा, कोई भी अगर काउंटिंग आ गई घर की, मान लो बेटा कोई काउंटिंग आती है कि 2 करोड़ घर है इंडिया में 31 मार्च 24 को, क्या ये बदला जा सकता है? बदला जा सकता है? नहीं, बदला नहीं जा सकता। 31 मार्च 24 को 2 करोड़ है तो 2 करोड़ ही रहने का। ठीक है जी। और अगर मैं कहूं नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग 1 April 23 टू 31 March 24, अब बताओ ठीक है, इस एक साल में कितने घर कंस्ट्रक्ट हुए इंडिया में? सर फ्लो है, टाइम डायमेंशन देखा, ये समझ में फ्लो है बेटा। फ्लो में ना हर पर्टिकुलर टाइम पर नंबर ऑफ घर कंस्ट्रक्टेड अलग आएंगे। यानी कि 1 अप्रैल 23 को मैंने दोपहर को 2 बजे तक देखा कि कितने घर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं पूरे इंडिया, तो कुछ फिगर चेंज होगी। बाबू रात के 8 बजे तक देखा तो फिगर चेंज होगी। 2 अप्रैल को देखा फिर फिगर चेंज हो चुकी है। 3 अप्रैल को देखा फिर फिगर चेंज हो चुकी है। ये हर हर दिन बदल सकती है, हर घंटे बदल सकती है, हर मिनट बदल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की एग्जाम्पल क्या है। अगर मैं कहूं बेटा, ज्यादातर टीचर ऐसे ही एग्जाम्पल देते हैं, वाटर टैंक ले लिया आपने और वाटर टैंक के ऊपर टैप चला दी। सर अगर मैं ये कहूं कि कितना टैंक में वाटर था, कुछ भी डेट ले लो, आज की डेट ही ले लो, 1 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे वाटर टैंक में कितना वाटर था, ये तो स्टॉक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेंशन करती है। ठीक है जी। लेकिन मैं कहूं कि दिन भर में कितना वाटर था, पूरा दिन ले लिया, पहली बात फ्लो वेरिएबल ले लिया। दूसरी बात बेटा, और मैंने टैप चलाई हुई है, हर पर्टिकुलर मिनट में वो फ्लो चेंज नहीं हो रहा होगा, वो वाटर का लेवल चेंज नहीं हो रहा होगा हर मिनट में। तो बेटा सेम बात यहाँ पर है, अगर मैंने पूरे साल भर में देखा कि इंडिया में कितने घर कंस्ट्रक्ट हुए, पहली बात तो पूरा साल है, फ्लो वेरिएबल है, इस पर्टिकुलर साल में भी बेटा हर घंटे में, हर मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 2 घंटे में बेटा ये काउंटिंग बदलती रहेगी बार बार। तो अब इसी वजह से इसको डायनेमिक कंसेप्ट बोला गया है, इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्लो कभी कांस्टेंट नहीं होते, ये कांस्टेंट चीज है, इसे हम स्टैटिक कंसेप्ट बोलते हैं, इसको हम डायनेमिक कंसेप्ट बोलते हैं। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। सेम बात वाटर टैंक में बेटा, पर यूनिट ऑफ टाइम में बार बार वाटर का लेवल बदलेगा, हर 30 मिनट में हर 30 सेकंड में बदल जाएगा, हो सकता है हर 5 सेकंड में बदल जाए। ठीक है जी। तो आज के लिए रकम इतना ही रहे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय।